Now I'm giving you the solution of question number 8. Just see what is written over there. Show the effect of following transaction on the accounting equation. Transaction number 1. Manoj started business with cash 2,30,000, goods 1 lakh, and building rupees 2 lakh. So serial number 1 transaction is written Manoj started business with कैश से स्टार्ट किया तो कैश उसके पास एक एसेट आ गया. देन इट इज रिटन कि ही हैज़ ऑल्सो ब्रॉट सम गुड्स. तो गुड्स जब भी कोई लाएगा तो उसको स्टॉक बोलेंगे. एंड ऑल्सो बिल्डिंग इज अगेन एसेट. तो 3 तरह के एसेट वो लेके आया है बिजनेस में, कैश, स्टॉक एंड बिल्डिंग. कैश वर्थ रुपीज 2,30,000, stock worth rupees 1 lakh, and building worth rupees 2 lakh. And all three will be considered as a capital also. ये तीनों वो कैपिटल के फॉर्म में वो लेके आया है, कैश, स्टॉक एंड बिल्डिंग. तो टोटल विल बी 2,30,000 प्लस 1 lakh 3,30,000 and 2 lakh, that is 5,30,000. For this transaction there is no effect on the liability. Now move to the next transaction. Transaction number 2. He purchased goods for cash. He purchased goods for cash. सोचो बेटे इसमें क्या होगा बिजनेस में, इस ट्रांजैक्शन का बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. लिखा है ही परचेज गुड्स फॉर कैश. तो परचेज गुड्स, ट्रांजैक्शन इज परचेज गुड्स. अब आगे लिखा है फॉर कैश. कैश में आपने गुड्स परचेज किया है तो डेफिनेटली आपका कैश जो होगा वो कम हो जाएगा, बिजनेस में कैश कम हो जाएगा. और गुड्स आपने परचेज किया, गुड्स आपके पास आ गए, that means your stock will be appreciated by rupees 50,000. Okay, and there is no effect on any other aspect. So after every 2 transaction we have to check whether the accounting equation is satisfied or not, that is asset is equal to liability plus capital. So now cash, first you will write new equation. कैश का बैलेंस अब कितना बचा, 1,80,000. स्टॉक इंक्रीज हो गया 1,50,000. and building, no change in the building, and there is no change in the liability also, but capital will remain intact, 5,30,000. Let us check whether the accounting equation is satisfied or not. 1,80,000 plus 1,50,000, you will get 3,30,000 plus 2, 5,30,000. So our accounting equation is satisfied. Now move to the next transaction, transaction number 3. Transaction number 3 is written he sold goods costing rupees 20,000 फॉर रुपीज 35,000. इसमें क्या लिखा है कि ही सोल्ड गुड्स, उसने गुड्स बेचा जिसकी कॉस्ट थी 20,000 की, बट ही हैज सोल्ड इट फॉर 35,000. तो ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स. अब सोल्ड गुड्स है, इट इज नॉट रिटन कि वेदर इट इज सोल्ड ऑन कैश और इन क्रेडिट, बट सिंस वी नो कि अगर नाम और कैश दोनों दिया होगा तो वी विल कंसिडर इट एज कैश ट्रांजैक्शन. अगर सिर्फ नाम दिया होगा, इफ ओनली नेम इज गिवन दैट ही परचेज गुड्स फ्रॉम सो एंड सो, then we will consider it as a credit transaction. And if अगर नाम भी ना दिया है, कैश भी नहीं दिया है, तो we will always consider it as a cash transaction. तो यहाँ पे लिखा है only sold goods लिखा हुआ है. कॉस्टिंग, जिसकी कॉस्ट थी 20,000 का, गुड्स आपने सोल्ड किया, नो डाउट आपके पास स्टॉक चला गया होगा, स्टॉक कम हो गया, बट यू हैव सोल्ड इट फॉर 35,000, दैट मीन्स बिजनेस में कैश आ गया होगा. अब 20,000 की चीज़ आपने 35,000 यू हैव सोल्ड, दैट इज 15,000 प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज बिलोंग टू ओनर. ये प्रॉफिट उसका होगा, बिजनेसमैन का. 15,000 उसके कैपिटल में ऐड हो जाएगा. क्लियर. नाउ पॉइंट नंबर 4. ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल. परचेज गुड्स,
परचेज गुड्स, अगेन यहाँ पे लिखा है परचेज गुड्स, बट इट इज रिटन परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, एंड इट इज नॉट रिटन कि ही हैज परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल ऑन कैश। कैश का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। उसने गुड्स परचेज किया, तो गुड्स परचेज से स्टॉक विल डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज, but there will be no impact on the cash. Rather, the person from whom you have purchased the goods on credit, he will become your liability, he will become your creditor. तो आपका एक नया कॉलम यहाँ पे आएगा क्रेडिटर लाइबिलिटी में। creditor is the person from whom we purchase goods on credit, and later on we have to pay to him. तो 55,000 का यहाँ पे क्रेडिटर भी एक लाइबिलिटी आपकी आ जाएगी। तो अगेन you have to write new equation. So cash balance now will become 2,15,000. Stock balance 1,50,000 minus 20 plus 55, you will get 1,85,000. Building, still there is no change, 2 lakh. Creditors, एक नई liability सामने आ रही है 55,000, and the capital 5,45,000. So let us check whether the accounting equation is satisfied or not. 2,15,000 plus 1,85,000, you will get 4 lakh. 4 lakh plus 2 lakh, 6 lakh, and here also we will get 6 lakh. So our accounting equation gets satisfied. Now transaction number 5. Now children, you will get this solution. I have given you the book. I have provided the book in PDF format. You will find this question in page number 80, in page number 91. In page number 91 you will get the question. Although I have WhatsApp you the question also, तो आप वहाँ से भी देख लेना. Transaction number 5. Sold goods. Now it is written sold goods to Varun. Now sold goods to Varun costing rupees 52,000 for rupees 60,000. यहाँ पे कहीं भी कैश का नाम नहीं आ रहा है. That means you have sold goods on credit. You have sold goods to Varun on credit. तो whenever you sold the goods, तो no doubt आपका स्टॉक कम हो जाएगा, 52,000 से कम हो जाएगा स्टॉक. But the person to whom you have sold, he will be your debtor, और debtor हमारा एसेट होता है क्योंकि इससे हमें ये पैसा बाद में रिसीव करना होगा. तो now you have sold him for 60,000, तो debtor हमारे 60,000 से इंक्रीज होंगे. Now see, 52,000 की चीज आपने 60,000 का बेचा, that means there is a profit of 8,000. So you have to add this profit in capital, क्योंकि ये प्रॉफिट पूरा प्रॉफिट ओनर का होता है. एंड देयर इज नो इफेक्ट इन कैश. कैश में कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिल्डिंग में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्रेडिटर में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. नाउ लेट्स डू द मूव ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन नंबर 6. He paid cash to Rahul in full settlement. Paid cash in full settlement. फुल सेटलमेंट. अब आप जरा ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखो. ट्रांजैक्शन नंबर 4, इट इज रिटन ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल फॉर रुपीज 55,000. तो उस समय आपको लाइबिलिटी था, ये क्रेडिटर था. नाउ यू हैव पेड हिम कैश इन फुल सेटलमेंट. हाउ मच? 53,000. तो 53,000 का आपने इसको कैश पे कर दिया, तो नो डाउट कैश, बिजनेस में कैश कम हो जाएगा. और क्रेडिटर को पे किया है इन फुल सेटलमेंट. इन फुल सेटलमेंट मीन्स 55,000 की जो लाइबिलिटी थी, यू हैव सेटल्ड इन 53,000. दैट मीन्स लाइबिलिटी जो है वो हमारी 55,000 से पूरा ख़त्म हो जाएगा. यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखो कि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 53,000, दैट मीन्स 2,000 इज, उसका बचेगा 2,000, वो हमें बाद में फिर पे करना होगा. बट ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है. इट इज़ रिटन फुल सेटलमेंट. फुल सेटलमेंट मतलब जितना भी उसका बैलेंस था 55,000 का
उतना हमने पूरा सेटल कर दिया बाय पेइंग 53,000, इसलिए यहाँ से पूरा 55,000 लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 55,000 की लाइबिलिटी थी जिसको आपने 53,000 में ही सेटल कर दिया। दैट मीन्स 2,000 का प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट किसका हुआ? ओनर का। क्लियर? नाउ आफ्टर every 2 transaction we have to write new equation. 2,15,000 cash minus 53,000. 2,15,000 minus 53,000. You will get 1,62,000. Stock balance is 1,85,000 minus 52,000. You will get 1,33,000. बिल्डिंग में अभी कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज 2 लाख होगा। डेटर्स में भी अभी फिलहाल कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज 60,000 होगा। इस ट्रांजैक्शन का बिल्डिंग, डेटर्स, क्रेडिटर सबसे कोई भी लिंक नहीं है। क्रेडिटर का बैलेंस अब 0 हो जाएगा। नाउ कैपिटल विल बी 5,55,000. So let us check whether our accounting question is satisfied or not. 162 plus 133, 162 plus 133 plus 200 plus 60,000. You will get 5,55,000. Transaction number 7. Paid salary. Paid salary is very easy. ये तो बड़ा इजी होता है। सैलरी पे किया है आपने, सैलरी पे किया तो आपके कैश, डेफिनेटली योर कैश विल रिड्यूस। 20,000 का सैलरी पे किया है एंड सैलरी इज एक्सपेंस। जब प्रॉफिट कैपिटल का होता है, जब प्रॉफिट ओनर का होता है तो खर्चा भी ओनर का ही होगा, बट हेयर वी विल डिडक्ट बिकॉज यहाँ पे उसको एक तरीके का लॉस है, ये एक्सपेंस है। पेड सैलरी का स्टॉक, बिल्डिंग, डेटर्स से कोई मतलब नहीं है। पॉइंट नंबर 8, received cash from Varun. Received cash in full settlement. Received cash in full settlement from Varun. Now please pay attention. In the transaction number 5, transaction number 5 में क्या लिखा था? He sold goods to Varun. तो वरुण जो था वो आपका डेटर था उस समय, जिस समय आपने उसको गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड किया था। नाउ in this transaction you are going to receive these 60,000 in full settlement. Again यहाँ पे लिखा है 59,000. What is written over there? Received cash from Varun in full settlement 59,000. 59,000 का कैश आपके पास आ गया जो कि वरुण से आया, तो उससे हमारा कैश इंक्रीज हो गया। इन फुल सेटलमेंट लिखा है तो फुल सेटलमेंट मीन्स होल ऑफ योर डेटर विल बी रिड्यूस्ड। पूरा डेटर आपका कम हो जाएगा। अगर फुल सेटलमेंट ना लिखा होता तो वी विल राइट हियर 59,000 एंड द बैलेंस 1,000 का अभी भी बचता है इस पर, जो हमें बाद में इससे रिसीव करते हैं। बट इट इज रिटन फुल सेटलमेंट, दैट मीन्स 60,000 का जो आपको रिसीव करना था उसने 50,000 में ही कहा कि चलो भाई 59,000 में ही आप इसको मेरा अकाउंट सेटल कर दो। अब यहाँ पे हुआ क्या, 60,000 का एसेट में आपको सिर्फ 59,000 ही मिला। दैट मीन्स 1,000 का आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया होगा, दैट इज एक्सपेंस, दैट इज ए लॉस। इस टाइप का बिजनेस में लॉस हो गया 1,000 का। जब क्रेडिटर से हमको पैसा मिला था तो हमें प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि वहाँ पे लाइबिलिटी हमें जो हमें पैसा 55,000 दैट वी हैव टू पे, वी हैव सेटल इट फॉर जस्ट 53,000, तो यहाँ पे हमें 2,000 का प्रॉफिट हो गया था। बट इट इज़ अ एसेट, इट इज़ ऑपोजिट केस। जहाँ पे आपको मिलना था 60,000 वहाँ मिला सिर्फ 59,000, देयरफॉर 1,000 का कम मिला हमें, हमारा एसेट, तो दैट मीन्स हमारा ये हमने डिस्काउंट उसको अलाउ किया है, तो वो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है, दिस इज द डिस्काउंट रिसीव्ड। यू कैन ऑल्सो अपने समझने के लिए यू कैन राइट डिस्काउंट रिसीव्ड is your income and discount allowed is your expense. Clear? Now after every 2 transaction we have to settle this. 1,62,000
minus 20, 142, 142 plus 6 plus 59, 142 plus 59, you will get 2,01,000. स्टॉक कोई चेंज नहीं है स्टॉक में 133. बिल्डिंग no change. And debtors, now the balance of debtors will become 0. क्रेडिटर तो पहले ही 0 था. कैपिटल का बैलेंस जो हो गया वो अब हो गया 5,55 minus 21, you will get to 5,34,000. So let us check कि हमारा accounting equation gets satisfied or not. 2,01,000 plus 133, 3,34,000. 3,34 plus 2 lakh, 5,34,000. It is so easy. Just you have to pay attention. Transaction number 9. Rent outstanding. Rent outstanding. Now rent outstanding, what is outstanding? Outstanding means होता है कि ऐसी कोई लाइबिलिटी जो अभी हमें पे करना बाकी है. पे करना था लेकिन पे नहीं किया, बट इन फ्यूचर वी विल डेफिनेटली गोइंग टू पे दिस. आउटस्टैंडिंग है, दैट मीन्स इट इज योर लाइबिलिटी. तो क्रेडिटर के साथ यहाँ पे एक चीज़ और आ जाएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग का शॉर्ट फॉर्म यू कैन राइट OS, रेंट आउटस्टैंडिंग. नाउ दिस रेंट आउटस्टैंडिंग इज योर लाइबिलिटी 3,000. इसका कैश में कोई इफेक्ट नहीं है, स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं है, डेटर तो वैसे ही 0 हो गया था. बट रेंट आउटस्टैंडिंग इज योर एक्सपेंस. एक्सपेंस की डेफिनेशन में हम लोगों ने जब पढ़ा था तो व्हाट वी हैव स्टडीड दैट एक्सपेंस इज पेड और पेबल. पे हो गया या पे करना बाकी है, ये दोनों ही हमारे एक्सपेंस होते हैं. सिंस इट इज एक्सपेंस वी हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम कैपिटल. ये कैपिटल हमारा कम कर देगा. पॉइंट नंबर 10, प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस, सिंस इंश्योरेंस इज एक्सपेंस बट प्रीपेड वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, दैट मीन्स इट इज योर एसेट. अब एसेट कैसे हो गया? कोई एक्सपेंस जो हमें फ्यूचर में पे करना था वो हमने अभी पे कर दिया. अब नाउ इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल रिचार्ज आप कराते हो, तो मोबाइल रिचार्ज आप तो प्रीपेड कराते हो, you pay first and you enjoy the benefit later on. So since it is your asset, ये आपका एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, पे आपने कर दिया है, तो पे कर दिया है तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू रिड्यूस योर कैश, बट साथ में ये हमारा एसेट भी है. तो प्रीपेड एक्सपेंस 2,000. क्लियर? इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे और इसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा. इट इज़ नॉट अ एक्सपेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस, प्लीज कंसिडर, इट इज़ नॉट योर एक्सपेंस. ये एक्सपेंस नहीं है, ये कैपिटल का कोई भी इफेक्ट इसमें नहीं होगा. 2,01,000 माइनस 2,000, 1,99,000. स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, बिल्डिंग पे कोई भी चेंज नहीं होगा, डेटर्स वैसे भी 0 हो गया था, अब डेटर का बात ही खत्म हो गई यहाँ पे. और प्रीपेड एक्सपेंस 2,000. कैपिटल बैलेंस, सॉरी, रेंट आउटस्टैंडिंग इज देयर 3,000. कैपिटल बैलेंस इज 5,31,000. लेट अस चेक. 5,34,000 again. 199 plus 133, 332. 332 plus 2, 532. 532 plus 2, 534. Our accounting equation gets satisfied. We will write new equation. New equation. Now see. Continue. We will continue this in the next page. Continue. Transaction. First you will write the new equation. अब पहले न्यू इक्वेशन यहाँ पे लिख लो पहले सारे. There is a cash, there is a stock,
देयर इज बिल्डिंग, डेटर पहले ख़त्म हो गया था, पहले था बट लेटर ऑन ख़त्म हो गया था, और डेटर हटा दो। प्रीपेड एक्सपेंस, लाइबिलिटी में क्रेडिटर पहले था बट अब क्रेडिटर नहीं है, तो उसको आप नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड ना करो। तो न्यू इक्वेशन इज, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैश? यू सी द बैलेंस ऑफ कैश इज 1,99,000, 1,33,000 बैलेंस ऑफ द स्टॉक, बिल्डिंग का बैलेंस 2 लाख था, प्रीपेड एक्सपेंस का बैलेंस 2,000 है, रेंट आउटस्टैंडिंग 3,000 है, एंड द बैलेंस ऑफ कैपिटल इज 5,31,000। Now see, transaction number, we have did transaction till transaction number 10. Now we will move to the transaction number 11. It is written commission received, commission received. अब commission receive हुआ, commission is a income, तो cash definitely, और cash will going to increase, और income है तो ये capital भी हमारा increase कर देगा। इसका स्टॉक पे, बिल्डिंग पे, प्रीपेड एक्सपेंस, रेंट आउटस्टैंडिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। ट्रांजैक्शन नंबर 12, amount withdrawn, amount withdrawn for personal use, any amount withdrawn for personal use, it will be considered as a drawings, इसको drawings बोलते हैं, तो आपको अच्छे से पता है। तो drawings will reduce your cash and also it will reduce your capital. After every transaction, every two transaction, we have to make a balance and we have to write a new equation. The balance of cash will be 199 plus 13,000 minus 20,000. You will get 1,92,000. No change in the stock, no change in building, and prepaid expense. Rent outstanding 3,000. Balance of capital 5,31,000 plus 13,000 minus 20,000, 5,24,000. The balance of liability plus capital is 5,27,000. Let us check whether it is 192 plus 133 plus 2 lakh plus 2,000. तो 527 इधर भी है, 527 इधर भी है, तो our accounting equation gets satisfied. Transaction number 13, sorry, depreciation. Depreciation on building, एक ही एसेट है हमारे पास, फिक्स्ड एसेट एक ही है, फिक्स्ड एसेट पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो बिल्डिंग की वैल्यू वो कम कर देगा 10,000, एंड सिंस डेप्रिसिएशन इज अ लॉस और एक्सपेंस आप इसे कह सकते हो। कैसे एक्सपेंस है? एनीथिंग विच इज़ गोइंग टू रिड्यूस योर एसेट विल बी योर लॉस। कोई भी चीज़ जो आपके एसेट को कम कर दे वो लॉस है, वो एक्सपेंस है, तो वो एक्सपेंस विल ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस द कैपिटल। 20 transaction number 14, fresh capital introduced, fresh capital introduced. Now what will be the effect of this transaction on the business? Fresh capital introduced, आपने और कैपिटल बिजनेस में लगाया, बिजनेस के पास और कैश आ गया, तो 50,000 विल डेफिनेटली गोइंग टू रिड्यूस, विल इंक्रीज योर कैश, क्योंकि बिजनेस में कैश आ गया, और कैपिटल भी, एडिशनल कैपिटल के नाम से हमारा कैपिटल भी बढ़ जाएगा। न्यू ट्रांजैक्शन, सॉरी न्यू इक्वेशन, 2,42,000, 133,000
बिल्डिंग की वैल्यू 1,90,000, prepaid expense 2,000, rent outstanding still no change 3,000, and the balance of capital will be now 5,64,000. I think is it clear to you? Let us check whether the accounting equation gets satisfied or not. इधर आ रहा है 567 and here 242 plus 2 244, 244 plus 90, 244 plus 90 434, 434 plus 133 6 567 और 567 हमारा इधर भी आ रहा है, तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन गेट्स सेटिस्फाइड. सीरियल नंबर परचेज गुड्स and it is written purchase goods from Rakhi. Again, गुड्स आपने परचेज किया फ्रॉम राखी. नेवर इट हैज वर्ड कैश यहाँ पे नहीं यूज हो रहा है, सिर्फ ओनली दे हैव रिटन द नेम. एंड वी नो कि अगर सिर्फ नाम लिखा है तो इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो परचेज गुड्स फ्रॉम राखी, तो राखी जो है वो आपका एक बार फिर से क्रेडिटर यहाँ पे कॉलम खुल जाएगा. एक और क्रेडिटर आपके पास आ गया, राखी इज 10,000. तो क्रेडिटर तो आपके 10,000 से बढ़ गए, और क्योंकि आपने गुड्स परचेज किया है तो स्टॉक भी आपका बढ़ गया. इसका कोई भी इफेक्ट कैश कैपिटल, कैश बिल्डिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश बिल्डिंग प्रीपेड एक्सपेंस, रेंट आउटस्टैंडिंग, कैपिटल से इसका कोई भी लेना देना नहीं है. फाइनल इक्वेशन, फाइनल आंसर 2,42,000 plus 1,43,000 plus 1,90,000 plus 2,000, here it is written 3,000. एक नया लाइबिलिटी क्रेडिटर के नाम से 10,000 एंड कैपिटल इज 5,64,000. तो लास्ट जस्ट चेक इट, 564 प्लस 13 577,000. अब यहाँ पे भी देख लो, 242 प्लस 143 you will get 385, 385 plus 192, 385 plus 385 plus 192, 577. So our accounting equation gets satisfied. This is your final answer. Thank you, children.